नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सेट नंबर 493 के उत्तराखंड और हिंदी के सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर था, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो आपने जो अशुद्ध वर्तनी है उसको यहाँ पर पहचानना था, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाता फोर्थ द्वंद्व। जब यहाँ पर द्वंद्व हम शुद्ध लिखते हैं तो द्वंद्व हमारे पास द्वंद्व नहीं बल्कि द्वंद्व होता है, क्योंकि हमारा जो है उच्चारण गलत रहता है। हम इसको द्वंद्व नहीं बोलते हैं, इसको द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व है ना। तो द्वंद्व नहीं, वो द्वंद्व होता है, जैसे आपने समास वगैरह में पढ़ा होगा। इनमें से आपका सेकंड वाला कालिदास, यहाँ पर आप मात्रा का ध्यान रख सकते हैं, जो एक ही मात्रा है। ऑप्शन थर्ड वाला जो है उपलक्ष्य, तो यहाँ पर उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारा उच्चारण कैसा रहता है कि दिवाली के उपलक्ष्य पर, तो वो उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और वर्तनी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वर्तनी के लिए आपको क्या करना होगा, उच्चारण अपना सुधारना होगा। अगर आपका उच्चारण सही है तब जाके ही आपकी क्या होगी, ये वर्तनियाँ शुरू होगी। कुछ वर्तनियों की हम बात करेंगे। हमारे पास एक नूपुर शब्द आता है, नूपुर। हमारे पास देखो दो शब्द आते हैं, एक आता है आपके पास अनुग्रह, तो अनुग्रह इस प्रकार हो जाएगा। और अगर आपके पास अनुग्रहित आता है तो ये अनुग्रहित इस प्रकार से हो जाएगा। फर्क क्या है, यहाँ पर ये रा की मात्रा है और यहाँ पर ये री की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। अक्षोहिणी आता है हमारे पास, तो कभी कभार हम इसको अक्षोहणी कर देते हैं, अक्षोहणी, लेकिन ये अक्षोहिणी होता है, यहाँ पर एक की भी मात्रा आपके पास यहाँ पर होगी। कनिष्ठ की बात करते हैं तो कनिष्ठ, देखो कैसे उच्चारण है, कनिष्ठ, ठ यानी बड़ी की मात्रा, बड़ी ठ हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास आता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर सुपर्णखा, तो हमारा जो उच्चारण है वो क्या है, सुपर्णखा है। लेकिन ये सुपर्णखा जो हमने लिखा है ये गलत है। हमारा उच्चारण जो शुद्ध होता है वो कैसा होता है, सूरपणखा, मतलब जो रा लगेगी वो पा पर आपका लगेगी, तो ये सूरपणखा यहाँ पर आपका हो जाता है। ऐसे में आपको जो है लगातार बताते रहता हूँ, जैसे अश्वस्थामा बोलते हैं तो अश्वस्थामा नहीं बल्कि वो अश्वत्थामा होता है। इसी प्रकार से हमने देखा था, जैसे मेघनाथ बोलते हैं हम, तो वो मेघनाथ नहीं बल्कि क्या होता है आपका मेघनाद हो जाएगा शुद्ध वर्तनी में। कैलाश की बात करेंगे तो कैलाश हमने शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से देखी थी। अगर ये वाला सा आता है तो ये नाम कहीं पर प्रयोग हो जरूर होता है, जब किसी व्यक्ति का कोई अभ्यक्ति कोई अपना नाम लिखता है। लेकिन अगर वर्तनी की बात करेंगे तो आपका ये वाला कैलाश यहाँ पर कैलाश मानसरोवर से ये लिया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड वाला है, रोहन ने मुकेश को कार भेंट की। वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पर वाक्य में कारक हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान जहाँ पर भी आएगा तो सीधे सीधे आपके मन में क्या आता है, देने का भाव, कि संप्रदान के अंतर्गत क्या चीज़ आती है, देने का भाव आपके पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखो, रोहन ने मुकेश को कार भेंट करी, रोहन ने मुकेश को क्या कार दी, तो देने का भाव हो गया। दूसरा हमने यहाँ पर देखा था, किसी दूसरे के हित में कार्य, किसी दूसरे के हित में किया जाने वाला कार्य, ये भी आपका किस में आ जाएगा, संप्रदान में आ जाएगा। अपादान के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमने अलगाव का भाव देखा था, तुलना का भाव देखा था, डर भय का भाव देखा था, शर्म या लज्जा, या फिर आप बोलोगे कि जैसे प्रेम ईर्ष्या घृणा द्वेष, ये सारे भाव। किसी तिथि दिवस और समय से कार्य शुरू होना, किसी से कुछ मांगना, देखो देने का संप्रदान में अगर आता है आपके पास कि मांगने का भाव, तो ये आपका अपादान में हो जाएगा। करण, करण बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। और संबंध में आपने देखा होगा का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये आपके पास यहाँ पर कारक चिन्ह आ जाते हैं। काकी के का तो आपको नॉर्मल आपको हो जाता है, जैसे राम की पेन, एक आपके पास राम है दूसरा पेन है, इसने संबंध स्थापित किसने किया, की, राम की पेन, तो की ने संबंध स्थापित किया। ऐसे ही का की के हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, रा री रे की, तो ये तुम और हम सर्वनाम के साथ लगता है, जैसे तुम्हारा घर, तुम और घर का संबंध कौन बता रहा है, रा। ऐसे ही ना, नी, ने जो है ये आप सर्वनाम के साथ आता है, और हम के साथ भी कभी कभार आ जाता है, जैसे हमने। वैसे हमने के साथ आप संबंध स्थापित नहीं करोगे, आप आ जाता है। जैसे अपना पेन उठाओ, तो पेन का संबंध आप से है और स्थापित कौन कर रहा संबंध, ना वाला। थर्ड हमारे पास है, वहाँ दो थैले भर कचरा रखा है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, इसमें आपका विशेषण हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर आपको केवल दो चीज़ें देखनी है, दो थैले भर कचरा, और अगर मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य और लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ दो थैले,
अब मुझे यहाँ पर बताओ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको निश्चित संख्यावाचक सोच रहे होंगे या एप्लीकेशन में बहुत सारे लोगों ने अपने किया भी होगा निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर बात क्या आती है, दोनों में फ़र्क देखो। जो हमारे पास क्वेश्चन में है 2 थैले भर कचरा और 2 थैले, हम इस क्वेश्चन वाले में बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कचरे की। हम यहाँ पर अभी थैले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कचरे की। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जिन्होंने निश्चित संख्यावाचक किया या सोच रहे हैं, कचरा को क्या हम गिन सकते हैं कि आज आपके घर में 2 कचरा हुआ, आज आपके घर में 4 कचरा हुआ? नहीं, कचरे को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। देखो तोल भी सकते हो, लेकिन मापना क्या होगा, किसी थैले में भी आप माप सकते हो उसको। मापने का मतलब जरूरी नहीं कि आपको किसी यूनिट में उसको मापना है, एक थैले में भी माप सकते हो। एक डब्बे में एक बाल्टी कचरा, तो एक बाल्टी कचरा भी क्या होगा, उस कचरे की मात्रा बताएगा आपको। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है 2 थैले, यहाँ पर तो हम कचरे की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, थैले की। तो जो थैले है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये गिना जा सकने वाली चीज़ है, ये गिना जा सकता है, इसलिए ये थैले आ जाएंगे संख्या में, और 2 हैं तो निश्चित संख्या में। इसी प्रकार से एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ पर बोलूँ 2 कप चाय और दूसरा मैं बोलूँ आपको 2 कप। अब मुझे बताओ, जो 2 कप चाय वाला पहला वाला वाक्य है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, चाय की। अब हम चाय गिन सकते हैं? नहीं। ऐसा तो होना होगा कि 4 चाय दो। देखो जो हम होटल में जाके आप बोलते हो ना कि भैया 2 चाय दे दो, तो वहाँ पर 2 चाय में वो कप वहाँ पर मिसिंग रहता है, विलुप्त रहता है, लेकिन उसका जो मेन जो सही होगा वो 2 कप चाय होगा। अभी मत बोलना कि नहीं जी हमने 2 चाय बोला तो इसका मतलब हमने उसको गिना, आपने कप वहाँ पर मिस किया, तो आपने उस चाय की मात्रा बताई 2 कप में। लेकिन नीचे वाला देखो 2 कप, अब यहाँ पर हम कप की बात करें तो कप को हम गिन सकते हैं, ये सीधे सीधे कप की बात कर रहे हैं। ऊपर चाय की बात करें इसलिए इसको मापा जा सकता है, तो परिमाण में, ये संख्या में। ऐसे ही आपके पास आ सकता है 4 ट्रक सब्जी। देखो समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 4 ट्रक सब्जी और 4 ट्रक। फिर से देखो, हम ऊपर में सब्जी की बात करें इसलिए इसको मापा जा सकता है, तो ये परिमाण में आ जाएगा। ट्रक है 4 ट्रक, तो 4 ट्रक को हम गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक में आ जाएगा। और आगे आपको निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक दिया गया है। 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना के आधार पर योगरूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर जो योगरूढ़ शब्द आपके पास है वो है ऑप्शन 4 वाला। देखो रचना के आधार पर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, हमारे पास एक शब्द आता है मूल शब्द और दूसरा आता है कौन सा, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द जिसको हम रूढ़ भी बोलते हैं, मूल शब्द वो होगा जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, जो ना तो किसी उपसर्ग और ना ही किसी प्रत्यय के द्वारा यहाँ पर बना होगा। व्युत्पन्न की बात करेंगे तो व्युत्पन्न में फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक आपके पास आता है यौगिक शब्द और एक आपके पास आता है या योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ जो मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, ये तो हो जाएगा जैसे कान है, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं अलग अलग, नहीं तोड़ सकते। यौगिक की बात करेंगे, यौगिक मतलब 2 से मिलकर बना हुआ, जैसे घुड़सवार है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घुड़ यानी घोड़ा हो जाएगा और प्लस सवार से मिलकर ये बना है, यानी 2 हम इसके भेद कर सकते हैं, ये इन दोनों के संयोग से बना है, तो ये क्या है, यौगिक है। थर्ड वाला देखो, हमने बद प्लस बू को मिला के बनाया, बू मतलब गंध होती है, बद का मतलब बुरी, तो इन दोनों को मिलकर एक शब्द बना है, यानी ये भी क्या हो गया, 2 से मिलकर बना है तो यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ की हम बात करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं, योग भी है और रूढ़ भी है, यानी मिलकर भी बना है। जैसे लंबोदर की बात करूंगा तो ये बना हुआ आपका लंबा प्लस उदर से मिलकर, है ना, यौगिक है। अब रूढ़ कैसे है, ये लंबोदर, ये जो योगरूढ़ शब्द होते हैं ये किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी इन शब्दों का मात्र एक अर्थ आपका निकलता है। अच्छा, लंबा उदर यानी लंबा पेट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हलवाई वगैरह लंबा पेट लेके जो है आपका वहाँ पर काम करते रहते हैं, तो क्या हम उनको भी लंबोदर बोलेंगे? नहीं, हम इस लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए करेंगे, गणेश जी के लिए। दूसरी बात, हमारे पास एक चारपाई शब्द आता है, चार और पाई यानी पैर, 4 और पैर से मिलकर जरूर बना है, लेकिन क्या हम मेज को चारपाई बोल सकते हैं? इसके भी तो 4 पेज हैं, क्या है, पैर हैं। कुर्सी के भी 4 पैर हैं, क्या हम कुर्सी को चारपाई बोल सकते हैं? नहीं, हमने चारपाई केवल और केवल किसको बोला, खाट को। तो यौगिक तो है शब्द, लेकिन वो किसी एकमात्र अर्थ में क्या हो गया है, रूढ़ हो चुका है। तो ये आपके पास हो जाएगा रचना के आधार पर शब्द। 5th की बात करते हैं तो 5th आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। इसके मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, सहायक में आपको देखो, यहाँ पर एक शब्द आता है उपाध्यक्ष,
और निकटता की मैं बात करूंगा उपवन। उपाध्यक्ष जो होता है उप प्लस अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का उप यानी सहायक हो जाएगा, और उप प्लस वन, वन का उप मतलब वन के निकट वाला जो वन होता है उसको हम उपवन कहा जाता है। उपवन किसको बोलते हैं? उद्यान वगैरह को बोलते हैं, है ना। 6 है कलघोष निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन थर्ड कोयल का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कलघोष हो जाएगा। कोयल की बात करेंगे हम तो हमारे पास बसंत दूत शब्द आ जाता है, काकपाली आ जाता है, एक हमारे पास आता है वन प्रिया, पिक आपको पता है संस्कृत में कोयल को जो है बोला जाता है, श्यामा भी बोला जाता है। आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना परभूत, परभूत भी कोयल हो जाएगा। और एक आता है आपके पास मदन सलाका, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए, मदन सलाका। यहाँ पर हम खरगोश की बात करेंगे तो हमारे पास एक सशक शब्द ऐसे कुछ आता है सशक करके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर खरगोश होता है। कबूतर की बात करेंगे तो कबूतर में हमने जो है यहाँ पर क्या क्या देखे हैं जो मेनली आपके पास पेपर में आ सकता है। एक तो रक्तलोचन है, रक्तलोचन। एक आपको आता है हारिल, हारिल ये हम कई बार देख चुके हैं। और हमारा आता है पारावत, ये भी आपका किसका हो जाएगा? कबूतर का पर्यायवाची हो जाएगा। मछली की बात करेंगे तो एक तो इसका जल जीवन हो जाता है। अब आपको पता है मछली का जीवन ही जल है तो इसलिए इसको जल जीवन कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है एक तो आपका आता है झख और झस, और एक आता है आपका सफरी। तो सफरी भी आपका यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाता है? मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। 7 की बात करते हैं अंडे का शहजादा होना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अनुभवहीन होना। ये ता यहाँ पर अनुभवहीनता ऐसा कुछ था तो खैर इसको छोड़ो, अनुभवहीन होना हो जाएगा। न्यायपूर्ण शासन की हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो पार्ट था उसका मतलब भी क्या था? अन्यायपूर्ण शासन। दूसरे यहाँ पर उसी से संबंधित एक चीज़ आती है अंधेर खाता, तो अंधेर खाता का मीनिंग भी आता है क्या? अन्यायपूर्ण शासन। अच्छा, स्वावलंबी होना यहाँ पर आता है अपने पैर पर खड़े होना, अपने पैर पर खड़ा होना। बहुत अनुभवी की बात करेंगे तो हमने जो है बहुत सारे इसके मुहावरे लगातार देखते आते हैं। जैसे क्या था इसका? घाट घाट का पानी पीना, ये भी आपका अनुभवी होना हो जाएगा। और दुनिया देखना, ये भी आपका अनुभवी होना हो जाएगा। 8 है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर गौरव है। गौरव जो बना है ये गर्व से बना है। वीर की बात करेंगे तो वीर एक विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा हमारे पास आ जाएगा वीरता। कुंती शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तालव्य भी क्या है आपके पास? एक गुणवाचक विशेषण है। विशेषण और संज्ञा की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आप जो यहाँ पर करोगे। तो तालव्य देखो वह के साथ बन रहा है ना, वह तालव्य है, अर्थात यहाँ पर कोई वर्ण है, कोई अक्षर है जो तालव्य है, तो यहाँ पर उस वर्ण की क्या बताएगा? ये विशेषता बताएगा, इसलिए आपका विशेषण यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक। नेक्स्ट आपका 9 है चांद सा प्यारा मुखड़ा देखकर हर कोई मोहित हो गया। रेखांकित में पदबंध आपको पूछा गया और रेखांकित कितना है? चांद से प्यारा, कुछ भी नहीं है। चांद से प्यारा यहाँ पर हम संज्ञा की तो किसी बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी संज्ञा के बारे में कुछ विवरण आपका ये अंडरलाइन वाला जो है पार्ट दे रहा है। चांद सा प्यारा क्या? मुखड़ा। ये मुखड़ा कैसा है? चांद सा प्यारा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाली चीज़ जो होता है वो क्या होगा? विशेषण होगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर से इसको देखेंगे कि अगर मैं इसको करता हूँ कि चांद सा प्यारा मुखड़ा, अगर मैं मुखड़ा तक करूँ, इसका मतलब हम मुखड़े की बात करें। मुखड़ा क्या है? किसी रूप संरचना का नाम है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, तब जाके ये संज्ञा पदबंध मुखड़े तक हो जाएगा। हर कोई मोहित हो गया, अब ये क्या हो जाएगा? हर कोई मोहित हो गया, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहित हो जाने की, यानी क्रिया की बात हो रही है। और अब ये क्रिया पदबंध आपका यहाँ पर हो जाएगा। 10 है चलो अब खाना खाया जाए, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इच्छावाचक। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की इच्छा हुई खाना खाने की, तभी तो उसने बोला कि चलो अब क्या किया जाए? खाना खाया जाए। तो इच्छावाचक में आपने देखा इच्छाएं आ जाती हैं, यहाँ पर आपका शुभकामनाएं आ जाती हैं, दुआएं बद्दुआएं, लगातार ये डिस्कस पेपर में होता रहता है। तो ये चीज़ें अब आपकी जो है गलत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि चाहिए जो शब्द है ना वो भी आपका इच्छावाचक में आता है, केवल प्रश्नवाचक को छोड़ के। संकेत में क्या होगा? क्रिया का पूर्व संकेत दिया होगा, जैसे यदि ऐसा होगा
तो ऐसा होगा। यदि वर्षा हुई तो कल की छुट्टी होगी। संदेहार्थक में क्या आता है, क्रिया के होने में संदेह होगा, और संदेहार्थक शब्द यहाँ पर आपका आता है जैसे शायद, हो सकता है, अलग अलग हैं दोनों। शायद जैसे माना शायद कल वर्षा होगी, तो कल कोई कंफर्म नहीं है लेकिन शायद उसके होने में एक संदेह है, हो सकता है कल वर्षा हो या फिर संभवतः, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। 11th है, श्रव्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है। श्रव्य का विलोमार्थी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 दृश्य। अगर फर्स्ट की बात करूँगा श्रोता की, तो श्रोता आपको पता है क्या होगा, सुनने वाला होता है आपका श्रोता, और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका विलोम हो जाएगा वक्ता। विलोम शब्दों की अगर मैं बात करूँगा तो एक आपके पास आता है शोषक। शोषक जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पोषक। पोषक मतलब पोषण करने वाला, शोषक मतलब शोषण करने वाला। एक आता है निंद्य, तो निंद्य का आपका यहाँ पर वंद्य हो जाता है, वंद्य हो जाएगा। निर्माण आपके पास आता है निर्माण, निर्माण का क्या हो जाएगा आपके पास ध्वंस हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द। कृपण आता है, कृपण शब्द, तो इसका हो जाएगा दानी, या उदार भी आप लिख सकते हो, इसका उदार हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा कि शासक एक शब्द आता है शासक, शासक का विलोम शब्द क्या होगा, शासक का विलोम शब्द होता है शासित। शासक मतलब जो शासन कर रहा है, और शासित मतलब जिस पर शासन कर रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे राजा की, तो राजा के विलोमार्थी शब्द आपके पास 3 शब्द आपको मिलते हैं। एक मिलता है राजा का रंक, एक मिलता है राजा का प्रजा, और एक मिलता है राजा का रानी। रानी पे ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर बोलोगे नहीं जी ये तो स्त्रीलिंग शब्द है राजा का, ठीक है। जो लिंग, जो विपरीत लिंग वाले जो शब्द होते हैं ना, अब उसमें विपरीत खुद ही आ गया तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे हम शासक में भी शासिका लिख सकते हैं, वो भी उसका विलोम हो जाएगा मेनली, लेकिन आपको शासित यहाँ पर पेपरों में आता है। 12 है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द। लौट कर आया हुआ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रत्यागत। प्रति मतलब प्रत्येक, आगत मतलब आया हुआ, और आगत का हमने क्या देखा अभी, आया हुआ। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, और आतिथेय क्या हो जाएगा, जो अतिथि का सत्कार करे। मतलब देखो माना आपके घर, ये आपका घर है, आपके घर में कोई अतिथि आया हुआ है, ये तो अतिथि कहलाएगा, लेकिन आप क्या कहलाओगे, आतिथेय, मेजबान जिसको बोला जाता है ना, तो ये आपको यहाँ पर अतिथेय हो जाएगा। और अगर आपने विलोमार्थी शब्द पढ़े हैं तो अतिथि का विलोम भी मिलता है क्या, आतिथेय शब्द ही मिलता है। 13 है बच्चों को भी कहने दो। वाक्य में रेखांकित शब्द का किस रूप में प्रयोग हुआ है। रेखांकित क्या है, बच्चों। अब देखो बच्चा आपके पास खुद ही, या सबसे पहले बच्चा ही क्या है, एक आपके पास जातिवाचक संज्ञा है। अब ये बहुवचन में भी आ गया तब भी ये क्या रहेगा, जातिवाचक ही संज्ञा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लगातार, हम लगातार हर दिन पेपर में जो है यही डिस्कस करते रहते हैं कि कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में आती है तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ज़्यादातर आपके पास क्या आता है, भाववाचक संज्ञाएं आती हैं। जैसे हमारे पास बुराई है, बुराई का अगर बुराइयाँ हो गया तो ये आपका किस में हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन इसका हो जाएगा। जयचंद हो गया तो जयचंद का हमने अगर जयचंदों कर दिया तो वो भी आपका जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि किसी दूसरे से तुलना की जाए तो उस दूसरे का नाम वहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। खैर इसको भी फिर करते रहेंगे आगे। 14 है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है। देखो रुपए खनकते हैं, यहाँ पर ठीक है सिक्के भी हो सकता है, लेकिन सिक्के भी तो रुपए ही होते हैं, और ये बुक में इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन या कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस पर। ऑप्शन 4 की बात करते हैं। अब आप बोलो नहीं जी जब चूड़ियाँ टूटती हैं तब तड़कती हैं। चूड़ियों का काम टूटना नहीं है, चूड़ियाँ तो क्या करती हैं, खनकती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ या सोचो ज़रा, फसल कैसी आवाज़ करेगी, फसल की आवाज़ कैसी होगी। फसल जो है ना वो लहलहाती है, फसल का लहलहाना होता है ना। आपने देखोगे ना खेत लहलहाते हैं, मतलब खेत का मतलब वहाँ पे फसल सही होता है। 15 है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ। तो इसका ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन के लिए नहीं था, सोच विचार कर क्या करना, काम करना। 16 है फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। और जिसने भी उत्प्रेक्षा कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा ना तो वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपको क्या मिलेंगे,
वहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होगी, और संभावना व्यक्त करने के लिए आपको वहाँ पर जनु, मनु, जानहु, मानहु, जो, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। एक आपका यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो ये मानो भी यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये उत्प्रेक्षा यहाँ पर आपका हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्लुत स्वर। देखो ह्रस्व स्वर होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगे, आपके पास अ, ई, उ, सॉरी उ बड़ा हो गया ये, उ। दीर्घ स्वर में आपके पास दो मात्रा वाले स्वर आते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर से अधिक जिनके उच्चारण में समय लगता है। अ, आ, ई, उ का उ, फिर ए और ओ भी आपका इसी में आ जाएंगे, किसमें, दीर्घ स्वर में। लेकिन कभी कभार किसी स्वर को या किसी व्यंजन के साथ मात्रा लगाकर उसको बहुत लंबा खींचा जाता है, उसमें आता है आपका प्लुत स्वर। और इसका उच्चारण आपका नॉर्मली संगीत या राग वगैरह गाने में जो है किया जाता है। जैसे आपने देखा ओम की ध्वनि होती है, या फिर मैं राम ऐसा कुछ करके बोलूँ, तो ये क्या है, यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय ले लिया। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लुत स्वर का रूप इसने ले लिया। 18 है, प्रेमचंद के फटे जूते निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। तो प्रेमचंद के फटे जूते आपके यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का आता है। फिलहाल इनकी बात हमने करी है, तो बताया था आपको क्लास में 1982 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस चीज़ के लिए, इनकी एक रचना मिलती है आपका विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर आपके पास यहाँ पर एक रचना आती है। इसके अलावा इनके उपन्यासों की बात करेंगे तो केवल 3 उपन्यास हैं, ज्वाला और जल, एक आता है आपके पास तट की खोज, और एक आता है आपके पास कौन सा, रानी नागफनी की कहानी। ये तो आपने शायद जो है अपने स्कूल टाइम पर भी पढ़ी होगी, कौन सी, रानी नागफनी की कहानी, या फिर प्रेमचंद के फटे जूते, उनके जूते पर जो है उनका अंगूठा यहाँ पर बाहर आया रहता है ना। चलिए 19 है, झरोका तथा रथिया नामक कहानी संग्रह के लेखक। तो यहाँ पर आपका ये है किसकी, गोरापंत सिवानी की। बाकी रचनाएं इनकी जो है लगातार होती रहती हैं। इनकी अगर आत्मकथा की बात करेंगे तो इनकी आत्मकथा यहाँ पर आपका मिलती है, सुनहु तात यह अमर कहानी। ये इनकी क्या है, आत्मकथा आपको मिलती है। बाकी सारी रचनाएं उम्मीद है आप लोगों ने लिखी ही होंगी। एप्लीकेशन में आपको फिर से मैं बता चुका हूँ कहाँ पर आपको ये मिलेंगी लगातार, तो आप इस PDF को भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। 20 है, दर्जनों बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। और कैसा संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन लोगों ने इसको परिमाण में किया, मुझे केवल एक क्वेश्चन का उत्तर देना। माना आप किसी ठेली वाले के पास गए और आपने उसको बोला कि भैया 1 दर्जन क्या दे दो, केले दे दो। अब मुझे ये बताओ कि क्या उसने केले तराजू में तोलने के लिए रखे, या फिर उसने केले जो है आपको गिन के दिया। तो आपको क्या है, गिन के देगा ना। 1 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब वो 12 क्या है, किसी नंबर में फिक्स है, किसी नंबर में है, तब जाके ये आपका संख्यावाचक यहाँ पर हो जाएगा। अब 1 दर्जन था, 12 फिक्स था, तो ये निश्चित था। लेकिन यहाँ पर दर्जनों है, अब दर्जनों से पता नहीं चल रहा कि कितने दर्जन, कितने फिक्स दर्जन हैं, तो ये अनिश्चित यहाँ पर ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये दर्जन आयोग है ना, आपसे आपके दिमाग से खेलता है, उसको पता है कि कहाँ पर आप कंफ्यूज करोगे और क्या क्या चीज़ें आपके जो है थोड़ा सा गलत कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ चुका है दर्जन वाला। नेक्स्ट चलते हैं 21 हमारे पास है, गढ़वाल की पहली दैनिक पत्रिका थी। गढ़वाल की पहली दैनिक पत्रिका थी, ऑप्शन फर्स्ट गढ़ ऐना। 1987 में S वासु के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। आखिर हमने देखा था 1993 में, और ये यहाँ पर किसके द्वारा था, वंशीधर पाठक के द्वारा। वंशीधर पाठक, मैंने आपको बताया है कि ये आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र के प्रोग्रामर यहाँ पर थे, जो प्रोग्राम को यहाँ पर चलाते थे। तो
इनके द्वारा ये यहाँ पर चली थी और राज्य से बाहर थी, राज्य के लिए थी, तो ये पहली प्रवासी पत्रिका के रूप में भी यहाँ पर जानी जाती है। समता की बात करेंगे तो 1934 में जो है ये आपका यहाँ पर हरिप्रसाद टमटा के द्वारा प्रारंभ की गई और उत्तराखंड में दलित पत्रकारिता का प्रारंभ इससे माना जाता है। फ्योली पत्रिका भी हमने देखी, गढ़वाली भाषा की पहली पत्रिका थी 1946 में, और ये आपका किसके द्वारा थी? जयकृष्ण उनियाल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 22। उलझे रिश्ते नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? उलझे रिश्ते जो है वो है विद्यासागर नोटियाल की। विद्यासागर नोटियाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक मिलती है टिहरी की कहानियाँ। टिहरी की कहानियाँ। और इनकी आत्मकथा की बात करेंगे तो वो है आपका क्या? मोहन गाता जाएगा। मोहन गाता जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी रचना, देखो महत्वपूर्ण तो मेन यही है। इसके अलावा आपने बहुत सारी रचनाएं देखी होंगी। उत्तर बायां है, भैंस का कटिया हो जाएगा, बागी टिहरी गाए जा। हाँ, एक और ध्यान रखना, यमुना के बागी बेटे रचना भी इन्हीं की है और ये आपका तिलाड़ी कांड पर आधारित या तिलाड़ी कांड पर से संबंधित आपको मिलती है। विद्यासागर नोटियाल के बारे में मिलता है कि 1978 में टिहरी बांध के विरोध में एक समिति, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष इनको यहाँ पर बनाया जाता है। गोरदा की बात करेंगे तो इनकी दो रचनाएं आपको यहाँ पर फिलहाल मिलती हैं। एक मिलती है वृक्षण को विलाप, वृक्षण को विलाप, और एक मिलता है आपको यहाँ पर इनकी हमरो कुमाऊं, हमरो कुमाऊं। यहाँ पर गिरदा की बात करेंगे तो गिरदा की आपने देखा होगा, नगाड़े खामोश धनुष्य की वगैरह रचनाएं इनकी मिलती हैं। शेखर पाठक की फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। एक तो इनकी रचना मिलती है यहाँ पर क्या? एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर, ये इन्होंने उमा भट्ट के साथ लिखी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जो एशिया की पीठ पर जो रचना है वो नैन सिंह रावत की जो है जीवनी लिखी गई है। उसके बाद दूसरी रचना आपको यहाँ पर इनकी आती है क्या? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। उत्तराखंड में कुली बेगार पर भी इन्होंने यहाँ पर रचना लिखी है। इसके अलावा आपको पता है कि 1973 में पहाड़ संस्था थी, जिसके द्वारा 1974 से अस्कोट आराकोट यात्रा प्रत्येक 10 साल में आयोजित होती है। और 1883 में इनके द्वारा क्या किया गया था? नैनीताल से पहाड़ समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है। 23 राष्ट्रीय हड्डी विकलांगता संस्थान कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय हड्डी विकलांगता संस्थान आपका देहरादून में एक क्षेत्रीय केंद्र, आपका क्षेत्रीय शाखा यहाँ पर स्थापित की गई है। जो देहरादून में आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय नेत्र बाधित वाला जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये स्थापित की गई है। कौन सा? राष्ट्रीय हड्डी विकलांगता संस्थान। इसके द्वारा अगर इसके बाद अगर आता है कि राज्य में ब्रेल प्रेस कहाँ पर स्थापित है, तो ब्रेल प्रेस भी उसी स्कूल में यहाँ पर स्थापित की गई है, देहरादून में। संस्थानों की बात करेंगे तो हमारे पास संस्थान में जैसे काशीपुर है, तो काशीपुर के बारे में हमने पिछले ही उसमें एक गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पर देखा था, है ना। कुछ और बात करते हैं, जैसे हमारे पास आता है मानसिक रोग संस्थान, तो ये आपका सेलाकुई में हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। एक मलेरिया वाला आता है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ये आपका कहाँ पर है? भवाली में स्थित है ना। अगर बात आती है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो मुक्तेश्वरी आपको जो है कई बार पता है। भीमताल की बात करते हैं, भीमताल में आता है लोक संस्कृति संग्रहालय, खुटानी भीमताल में ये स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। हरिद्वार में आप ध्यान रखना 2014 में यहाँ पर जड़ी बूटी संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगर आपका आता है कि जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना जड़ी बूटी शोध संस्थान से दिमाग में सीधे क्या आ जाता है, क्योंकि वो रटी रटाई चीज़ें बहुत बार आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी है, तो आप सीधे सीधे गोपेश्वर इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन 2014 हरिद्वार में इसको स्थापित किया गया है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा सेकंड, भवानीदत्त जोशी। परमवीर चक्र नहीं, प्रथम व्यक्ति थे भवानीदत्त जोशी, जिनको जो है यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? अशोक चक्र, जिनको अशोक चक्र 1985 में प्राप्त हुआ है। बात करेंगे अगर जयकीरत सिंह रावत ऑप्शन फर्स्ट की, तो इनको शौर्य चक्र मिलता है 2009 में। मेजर सोमनाथ शर्मा ये भी प्रथम व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र प्राप्त होता है 1947 में। और जसवंत सिंह रावत को
आपका 1962 जो चीन युद्ध था उसके उपलक्ष्य में, उसमें इनके योगदान के लिए महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। 25 है, बाड़ावाला यज्ञ वेदिकाओं से प्रमाण प्राप्त होता है कि सीलवर्मन किस राज्य से संबंधित था। तो ये युगसेल राज्य से संबंधित था। कालसी क्षेत्र में, कालसी प्रदेश में युगसेल एक साम्राज्य था जिसमें जो है एक वंश था, राजवंश पौण राजवंश शासन कर रहा था। उसके शासक मिलते हैं आपको कौन? सीलवर्मन। इनका आपने 2 क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो देखा होगा बाड़ावाला यज्ञ वेदिका, ये तो सबको याद है, बाड़ावाला यज्ञ वेदिका किसकी? सीलवर्मन की। लेकिन कभी कभार अगर आपको आता है कि जगत ग्राम की गरुड़ाकार यज्ञ वेदिकाएं, वो भी यही हैं। और अगर आपके पास कभी देवढुंगा आता है कि देवढुंगा यज्ञ स्थल किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं, ये देवढुंगा में किसने यज्ञ किए हैं, तो यहाँ पर आपका मिलता है अमोघभूति। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और उत्तरकाशी के देवढुंगा से यहाँ पर जो है प्रमाण मिलते हैं कि इनके द्वारा क्या किया गया है, एक अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर इनके द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 26, किस गोरखा प्रशासक ने राज्य की भूमि को उर्वरता की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया? यह है ऑप्शन 4 काजी बहादुर भंडारी। 5 भागों की बात करेंगे तो सबसे उपजाऊ भाग को इन्होंने अब्बल कहा, उसके नीचे वाला जो भाग था उसको दम, फिर उसके नीचे को सोम, फिर आता है आपके पास चाहर आ जाता है, और लास्ट में आता है कौन सा? सूखबासी। ये कुछ यहाँ पर क्या है, इनके द्वारा भूमि के भाग यहाँ पर बांटे गए हैं। हस्तिदल चौतरिया से एक क्वेश्चन आता है कि राज्य के जो किसान हैं उनको इन्होंने क्या किया था? तकावी ऋण प्रदान किया था। महावीर थापा से एक क्वेश्चन आता है कि 1796 में जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार इनके द्वारा किया गया। और भीमसेन थापा के द्वारा क्या आता है, इन्होंने 1804 में जो भुट्टकल क्षेत्र है, भुट्टकल प्रांत था तराई भाग पर, ब्रिटिशों के अधीन यहाँ पर अधिकार किया था। अब ब्रिटिशों के अधीन था, इन्होंने अधिकार कर दिया। अब यहीं से जड़ शुरू हो गई किसकी? आंग्ल गोरखा जो युद्ध वगैरह होते हैं। 27 है पिरांगतुंगना ग्लेशियर। ये पिरांगतुंगना आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नैनीताल से अगर बात करेंगे तो नैनीताल की कई सारी चोटियाँ हम देख चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर किलवरी चोटी आती है, और किलवरी से संबंधित किलवरी पंगोट या पंगोट किलवरी हमने पक्षी विहार भी पढ़ा है, जिसका नाम नैना देवी पक्षी विहार यहाँ पर आपका प्राप्त होता है। नैनीताल में ही हमने क्या देखा? सुभाष शिखर भी आपने यहाँ पर देखा। और नैनीताल में ही हमने क्या देखा? टैगोर टॉप भी यहाँ पर आपका मिलता है। 28 है उपट गोल्फ कोर्स किस स्थान पर स्थित है? देखो जो रानीखेत का जो गोल्फ कोर्स है, जो गोल्फ का मैदान है वहाँ पर, उसको उपट कहा गया है, उपट का गोल्फ कोर्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नैनीताल में 18 होल्स गोल्फ कोर्स मिलता है, जो आपका वहाँ पर राजभवन जो बना था या वर्तमान में जो हाईकोर्ट है उसके प्रांगण में ये यहाँ पर मिलता है। और अगर बात करें रानीखेत की, रानीखेत से एक चीज़ और आती है कि रानीखेत की जो मुख्य सड़क है, रानीखेत बाजार की जो मुख्य सड़क है उसको जो है मेयो स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको जो है मेयो स्ट्रीट के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है 29 पे। 29 आपका है प्राचीन उत्तराखंड में भवन निर्माण हेतु पत्थरों की नक्काशी करने वाला वर्ग, ये था ओड वर्ग। आपने देखा कि प्राचीन समय में जो मकान बनते थे वो पठाल से बनते थे। पठाल मतलब जो पत्थर की आकृति वगैरह होती थी, ऐसा कुछ करके इनको यहाँ पर मिलाकर छत बनाई जाती थी, इनके जॉइंट्स लगाकर। जो कोली वर्ग था ये था बुनकर वर्ग, जो वस्त्र वगैरह बनाते थे। जो भंगेला था ये स्पेशली क्या था आपके पास? भांग रेशे से निर्मित वस्त्र, भांग रेशे से निर्मित वस्त्र आपका यहाँ पर क्या कहलाते थे? भंगेला। और जो भूल थे, ये भूल क्या करते थे? आपको पता है कोल्हू चलाया जाता था पहले, तो कोल्हू से तेल निकालने वाले, कोल्हू से तेल निकालने वाला जो वर्ग था उसको यहाँ पे भूल कहा गया है। 30 है गोरखा काल में किसी व्यक्ति के ओता हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लिया जाता था? यहाँ पर ऑप्शन सेकंड मरो कर। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, ये चारों नहीं, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है
ये तीनों कर ओता होने पर लिए जाते हैं, लेकिन जो ओताली प्रथा थी ये थी पंवार शासकों यानी टिहरी रियासत के शासकों में, और ओताली प्रथा को यहाँ पर आपका मिलता है कि भवानी शाह ने इसको क्या किया था, समाप्त किया था। अभी बताऊंगा ओता होना है ओताली होना क्या होता है। नाट नठाले आता है चंद काल में, और मरो आता है आपका गोरखा काल में, जो आपको पूछा भी गया है। मरो का ओता का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बिना पुत्र के ही मर जाए उसकी सारी संपत्ति पर जो है किसका, राज्य यानी राजा का अधिकार हो जाता था, चाहे उसकी पुत्रियां कितनी भी हों, क्योंकि वो उत्तराधिकार का अधिकार था, वो किसको था, केवल और केवल पुत्र को यहाँ पर मिलता था। तो उसकी सारी चल अचल संपत्ति जो है राज्य की हो जाती थी, यहाँ तक कि उसकी जो पुत्रियां होंगी या उसकी जो पत्नी है वो भी दासी के रूप में राज दरबार में क्या करेंगी, कार्य करेंगी। अच्छा, ऑप्शन फोर्थ भी देख लो। ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका गोरखा काल का एक कर मिलता है, और कौन सा कर है ये, आयात निर्यात पर कर था। जैसे आपने पौन टुट्टी पड़ा है कहाँ पर, टिहरी रियासत में, ऐसे ही आयात निर्यात कर आपका मिलता है गोरखा काल में, जिसको सीमा शुल्क या चुंगी कर के रूप में भी आप याद रख सकते हो। 31 है, स्वतंत्रता आंदोलन में नायक महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। नायक सुधार के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और वहाँ पर हमने हीरा देवी के बारे में पढ़ा था, आंसर भी इसका हीरा देवी है। इनके बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि 1923 में इन्होंने क्या किया, बेल गांव की थी, ये बेल गांव आपका पाली पछाव अल्मोड़ा में मिलता है। यहाँ पर इन्होंने नायकों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय स्थापित किया है। भागीरथी देवी की बात करते हैं तो भागीरथी देवी के बारे में आपने देखा होगा कि पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही राय से मिलती हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई बार जेल भी गई हैं। 32 है, बागेश्वर की कत्यूर घाटी में किसके द्वारा चाय बागान स्थापित किए गए। तो यहाँ पर आपका चाय बागान स्थापित किया जाता है किसके द्वारा, जो ऑप्शन सेकंड है रामजी साहब के द्वारा। रामजी साहब ने 1850 में कत्यूरी घाटी में क्या किए, चाय बागान स्थापित किए हैं। अगर चाय बागान की हम बात करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपके पास आता है मेजर कार्बेट। मेजर कार्बेट ने आपका हवाल बाग, जो हवाल बाग है ये अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ पर इन्होंने चाय बागान 1841 में स्थापित किए। डॉक्टर फॉकनर की बात आती है तो हमारे पास एक जगह आती है लक्ष्मेश्वर के चाय बागान। लक्ष्मेश्वर भी आपका अल्मोड़ा में है। 1835 में लक्ष्मेश्वर के चाय बागान स्थापित किए जाते हैं। डॉक्टर जेमिसन की बात अगर हम करते हैं तो 1844 में देहरादून के कोलागीर में सरकारी चाय बागान इन्होंने स्थापित किए हैं। अब इसी कोलागीर को माना जाता है कोलागढ़ का ही नाम ही आपका यहाँ पर था करके। अगर बात करें चाय की बात तो सर्वप्रथम खेती बिशप हेबर 1824 आपको पता है, व्यापक स्तर पर डॉक्टर रायले ने जो 1835 में किया था। 1835 से देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक तो आपका लक्ष्मेश्वर वाला भी हो गया। 1835 में ही टिहरी रियासत में चाय की खेती का प्रारंभ यहाँ पर किया गया था। एक चाय 1850 में चाय विशेषज्ञ चीन से जो है गढ़वाल आता है, इसका नाम यहाँ पर एसआई वांग करके मिलता है। एसआई वांग एक चाय का विशेषज्ञ था जो चीन का रहने वाला था, वो यहाँ पर आपका आता है। 33 की बात करते हैं, पंवारकालीन सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल था। श्याम शाह की मृत्यु के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं पुस्तकों में कि इनकी 60 रानियाँ थी जो सती हो गई थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जय कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा। जय कीर्ति शाह जब अपने जीवन का अंतिम काल जो है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में बिता रहे होते हैं, वहाँ पर इनका निधन हो जाता है, तब जाके यहाँ पर भी इनकी 4 रानियाँ सती होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। 34 है, शूटिंग तथा देवतोली नामक बुग्याल, ये आपका हाँ हो जाएगा कहाँ पर, चमोली जनपद में। शूटिंग और देवतोली के बाद एक आपका मिलता है चित्रकांठा। चित्रकांठा बुग्याल, बेदनी बगजी वगैरह सब आपको पता है। घस्तोली की बात करेंगे, ध्यान रखना घस्तोली। एक नंदन कानन करके मिलता है, बगजी हो जाएगा, अली बुग्याल हो जाएगा। तो ये सब आपका कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, कोटली और जोराई कहाँ पर है, एक आपका मिलता है कोटली और दूसरा मिलता है जोराई बुग्याल। ये दोनों आपका कहाँ पर है, टिहरी जनपद में स्थित आपको मिलते हैं। 35 निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र में राजा संबर के 100 गढ़ों का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है ऋग्वेद में, और माना जाता है कि आपका जो इंद्र यहाँ पर इंद्र देव जो थे और राजा सुदास थे, इन्होंने जो है इन गढ़ों को यहाँ पर विजित
किया था या नष्ट किया था। ऋग्वेद की बात करते हैं या उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे पहला जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से होता है। परीक्षा वाणी की माने तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को मनीषियों की भूमि या देवताओं की भूमि कहा गया है। और ओपन यूनिवर्सिटी की एक बुक मिलती है, उसमें जो है उत्तराखंड को ऋग्वेद में उसी नगर बताया गया है। दूसरा यहाँ पर ऋग्वेदिक शासक त्रित्सु का उल्लेख भी मिलता है और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आपके पास आता है 36, टिहरी रियासत में राजस्व वसूली हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ पर आपका सभी था, क्योंकि जो थोकदार थे उसी को कमीण और सयाना ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। जैसे आप जौनसारी जनजाति में देखते होंगे, जौनसार क्षेत्र में देखते होंगे, वहाँ पर अभी भी सयाना या खत सयाना वगैरह आपको वहाँ पर मिलते हैं। ये जो व्यक्ति था ये एक ही स्तर का पद था और इसके नीचे काम करता था प्रधान। कभी कभार आ सकता है कि जो प्रधान का पद था ये आपका वंशानुगत था। फॉरेस्ट FRO का एक पेपर हुआ था हरिद्वार आयोग का, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वंशानुगत होता था। तो ये प्रधान का काम क्या होता, प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता था, वो अपने गांव से क्या करता था, राजस्व एकत्रित करता था और किसको देता था, इन लोगों को। यानी ये एक ही लोग था, इनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको मिलते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण प्रेमी को सैलानी के नाम से। तो यहाँ पर घनश्याम सैलानी आता है, ये आपका टिहरी जनपद से संबंधित है और इनकी एक पुस्तक भी आपको प्राप्त होती है, गंगा का मैतबटी। गंगा का मैतबटी एक रचना यहाँ पर इनकी मिलती है। चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, फिलहाल बात यहाँ पर करेंगे माधव आशीष की। सबसे पहले माधव आशीष का मूल नाम की बात करेंगे तो इनका मूल नाम था अलेक्जेंडर फिप्स। ये इनका क्या मिलता है, मूल नाम यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इनको तो अंग्रेज संत भी बोला जाता है, बागेश्वर के मर्तोली आश्रम का भी इन्होंने यहाँ पर निर्माण किया है। अवधेश कौशल की बात करेंगे तो अवधेश कौशल का मिलता है कि 1983 में 83 में तो वैसे देखो आपका आयोग ने क्वेश्चन दिया था तो उसमें आंसर जो है 1886 माना है, सॉरी 1986 माना हुआ है। जबकि 1983 में यहाँ पर अवधेश कौशल के बारे में जब पढ़ने को मिलता है तो इन्होंने 1983 में जनहित याचिका यहाँ पर दायर की थी खनन के विरोध में पहली बार। और जो 86 मैंने बताया वो जनहित याचिका वाला क्वेश्चन आया था कि जनहित याचिका भारत में कब शुरू की गई, तो PN भगवती के काल में की जाती है, लेकिन आयोग ने उसको 86 क्वेश्चन एक बार दिया है और आंसर इसका दिया है। 38 है, केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास। केदारनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 उखी मठ। उखी मठ में भी ओंकारेश्वर मंदिर जो है ये यहाँ पर आपका केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास मिलता है। जोशी मठ का अगर नरसिंह मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका किसका है, बद्रीनाथ का यहाँ पर शीतकालीन आवास मिलता है। अब बात आती है मक्कू मठ की, तो मक्कू मठ तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास मिलता है। बात अगर यहाँ पर करते हैं किसकी, गंगोत्री और यमुनोत्री की, तो गंगोत्री का जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है मुखवा गांव में, मुखवा गांव का मार्कंडेय मंदिर, और यमुना की होती है आपका कहाँ पर, खरसाली गांव का, खरसाली कैसे लिखते हैं, खरसाली गांव का सोमेश्वर देवालय जो यहाँ आपका प्राप्त यहाँ पर होता है। बात अगर मैं करूँगा इन दोनों को, अगर आप कंफ्यूज हो मुखवा और खरसाली गांव में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। गंगोत्री है गंगा से संबंधित, और गंगा निकलती है आपका कहाँ से, गोमुख से। अब इसी गोमुख में मुख छुपा हुआ है तो वही मुख किसका है, मुखवा से संबंधित आपको मिलेगा। 39 है, एकेश्वर महादेव मंदिर। तो एकेश्वर आपका पौड़ी जनपद में हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, हरियाली देवी मंदिर यहाँ पर मिलता है। एक आपका यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी, हरियाली देवी आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। भुवनेश्वरी देवी मंदिर आपका पौड़ी जनपद में मिलता है। और एक आपका भटपुड़ी देवी मिलता है। ये मंदिर में गिंदी का मेला खेला जाता है, इसलिए ये काफ़ी यहाँ पर फेमस है, मतलब गिंदी के मेले के लिए प्रसिद्ध है। 40 है, कविराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रामदत्त पंत ऑप्शन 2 इनको कविराज या फिर रामदत्त वेद भी इनका यहाँ पर नाम प्राप्त होता है। सितावर पंत की बात करेंगे तो सितावर पंत से एक चीज़ आती है, 1926 में इन्होंने जो है कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण इन्होंने किया है, इसकी स्थापना इन्होंने की है। और कहाँ पर की है, हल्द्वानी में की है।
41 की बात करते हैं तो 41 हमारे पास है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आपका यहाँ पर होती है 1943 में, ऑप्शन सी। पोटैटो यानी आलू की हम बात करते हैं तो आलू में आपने देखा होगा कि विदेशी आलू, नैनीताल में विदेशी आलू की खेती किसके द्वारा की गई सबसे पहले, या प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो 1864 में हमें एक नाम मिलता है हैरी बर्जर। और हैरी बर्जर से बर्जर को बर्गर बना दो, और बर्गर में क्या होता है? आलू होता है, बात खत्म। यानी बर्जर के द्वारा विदेशी आलू नैनीताल में। एक दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास कि दून घाटी में आलू की खेती, राजमा की खेती किसके द्वारा शुरू किया गया? अगर आप विल्सन सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। विल्सन आपका उत्तरकाशी हरसिल में मिलता है। दून घाटी में कैप्टन यंग के द्वारा इनको प्रारंभ किया गया था, किसको? आलू और राजमा वगैरह यहाँ पर जो था। 42 है, गोरखा प्रशासन में विचारी क्या था? गोरखा प्रशासन में विचारी आपको मिलता है अदालत का जज, ऑप्शन फर्स्ट। अदालत के जो अन्य कर्मचारी थे वो सभा कहलाते थे। यहाँ पर दो प्रकार के सैनिक थे गोरखा काल में, एक ऑप्शन सेकंड कार्यरत सैनिक थे, एक 2 वर्षों के लिए सेवा मुक्त सैनिक होते थे। जो कार्यरत सैनिक थे उनको जागचा या जागरिया कहा जाता था, और जो 2 वर्षों के लिए सेवा मुक्त होते थे इनको ढाकचा या ढाकरिया कहा गया है। याद कैसे रखोगे? कार्यरत मतलब जो निरंतर कार्य करेंगे वो क्या करेंगे? जागे रहेंगे, तो जागचा से हो जाएंगे। अच्छा, त्योहार जो है इनका यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन दसाई एक त्योहार इनका यहाँ पर प्रसिद्ध होता है, और ये पेपर में कहीं पर देखा था मैंने, दसाई वाला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये गोरखा शासकों से संबंधित था। 43 मल्ल शासकों के द्वारा विजित कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? ये यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन सी था यहाँ पर, पर्वत डोटी का देश। क्योंकि जो पौड़ी 15 विश्व ऑप्शन फर्स्ट में है ना, ये रुद्रचंद के समय, रुद्रचंद ने जो आम जनता है उसको जो है यहाँ पर क्या कहा है? पौड़ी 15 विश्व कहा है। अगर आपने रुद्रचंद सही से पढ़ा है, आपने देखा यहाँ पर कि रुद्रचंद ने क्या किया है कि अलग अलग वर्गों को विभाजित किया है, लोगों को अलग अलग वर्गों में। जैसे आपका ब्राह्मणों को भी अलग अलग, चौथानी तिथानी पितल ये वाला जो आता है ओली ब्राह्मण। इसके अलावा छयोड़ियों की नियुक्ति करी। जो सामान्य जनता थी उसको पौड़ी 15 विश्व इन्होंने यहाँ पर कहा है। डोटी क्षेत्र की बात करेंगे तो डोटी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? नेपाल का क्षेत्र आपको मिलता है। और पर्वताकार राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उल्लेख मिलता है किसमें? तालेश्वर ताम्रपत्रों में। और तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित थे? पौरव या वर्मन राजवंश से संबंधित आपका प्राप्त होते हैं। 44 है, जागृत जनता पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका ऑप्शन सेकंड है, पीताम्बर पांडे, 1939 हल्द्वानी से इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया था। बहुत समय हो गए हैं, पत्रकारिता से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, राम प्रसाद बहुगुणा की बात करेंगे, सभी में एक एक यहाँ पर पत्र मिलते हैं। इनके द्वारा समाज नामक पत्र मिलता है 1942 में। सदानंद कुकरेती की बात करते हैं, सदानंद कुकरेती के द्वारा विशाल कीर्ति आपने पढ़ा होगा। विशाल कीर्ति 1913 पौड़ी से जो है इसका प्रकाशन होता है। अच्छा, बसंत कुमार पे ध्यान रखना, 1922 में बसंत कुमार ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 22 से 25 के बीच में वो आपका यहाँ पर क्या मिलता है? जिला समाचार के रूप में इसका प्रकाशन होता है। जबकि 1925 से लेकर आपका यहाँ पर क्या था? कुमाऊं कुमुद इसको कहा गया है। 45 आपका है, चंद काल में स्थायी कृषकों को किस रूप में जाना जाता था? अस्थायी कृषक यहाँ पर सिरतान थे। आपने सिरतान शब्द जो देखा ये सिरती से बना है, और सिरती जो चंद काल में क्या था? नगद कर, मतलब कहीं पर भी अगर नकद कर देना है तो वो सिरती कहलाता था, और नगद कर देने वाला सिरतान कहा जाता था। चंद काल में जो राज्य की जो भूमि होती थी उसका वास्तविक मालिकाना हक किसके पास था? राजा के पास। अगर राजा किसी व्यक्ति को गूंठ, विष्णु प्रीति या फिर रोत के रूप में भूमि देता है तो वो थातवान कहलाता है। अब ये कोई बड़ा आदमी होता था थातवान, या तो कोई सैनिक वगैरह होगा, या जो उसको राजा क्या करेगा? भेंट स्वरूप जमीन देगा। अब इसके अंदर भी ये क्या है? अपनी कृषि को 2 रूपों में क्या दे सकता है? ठेके पर दे सकता है कृषि कार्य के लिए। एक प्रकार के कृषक जो नकद वेतन देते हैं
वो कहलाते हैं आपका सिरतान। दूसरा आपके पास आता है जो खाए हुए पर कर देते हैं, और ये खाए कर कहलाते हैं। खाए हुए पर कर का मतलब ये है कि जब अन्न होगा उसके बाद ही आपको अन्न का हिस्सा यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन ये नगद रूप में पहले देना होता था। तो जो नगद देगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। मतलब जो अस्थायी होगा उससे पैसे पहले लेने पड़ेंगे, कहीं भाग गया उसके बाद तो, है ना। और खाए कर आपका क्या था, ये जो है स्थायी कृषक यहाँ पर आपको मिलते हैं। दूसरी चीज़, इन दोनों के नीचे जो कृषक मजदूर या कृषि मजदूर थे वो कैनी या खुरनी कहा जाता है उनको। 46 आपके पास है, उमा शंकर त्रिपाठी का संबंध किस घटना से है। आपने मसूरी कांड में पढ़ा होगा, जो पुलिस अधीक्षक थे उमा शंकर त्रिपाठी, इनका यहाँ पर क्या हो गया था, ये भी यहाँ पर शहीद हुए थे 2 सितंबर 1994 को। यहाँ पर ये घटना हुई थी। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को आता है। श्रीयंत्र टापू की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट इसकी ध्यान रखना, 10 नवंबर 1994 में, नहीं 95 था ये तो, 94 वाला यहीं तक था, मुजफ्फरनगर भी 94 था। श्रीयंत्र टापू 10 नवंबर 1995 आता है। यहाँ पर राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल जो है यहाँ पर शहीद होते हैं। तिलाड़ी कांड की बात आती है तो 30 मई 1930। ये आपको पता है टिहरी रियासत के अंतर्गत होता है। शासक यहाँ पर नरेंद्र शाह आपको मिलते हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा अपने वन कानूनों की मांग के लिए यहाँ पर ये हुआ था। 47 है, कोसी नदी का उद्गम। तो कोसी नदी का एकदम सीधे सीधे कोसानी हो जाएगा। कोसानी में धार पानी धार कोई जगह है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। मिलम से होता है किसका, आपका गौरी गंगा का। पिंडारी से तो पिंडर नदी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है 48, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद। ये भी हमने डिस्कस हो चुका है, पिंडारी है दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा आता है, कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा, तो आपका मिलम हो जाएगा। और गंगोत्री पूरे राज्य का सबसे बड़ा यहाँ पर आपका हिमनद यानी ग्लेशियर मिलता है। 49 है, राज्य में भोरी अमोला नामक कुंड किस जनपद में स्थित है। भोरी अमोला आपका मिलता है कहाँ पर, ऑप्शन सेकंड रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में आपने देखा होगा रेतस कुंड, हंस कुंड, ईशान कुंड और सरस्वती कुंड, ये आपका कहाँ पर है, सब रुद्रप्रयाग में। पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर नंदा, पार्वती, एक यहाँ पर मेसर या महेश्वर कुंड भी यहाँ पर मिलता है। थामरी कुंड भी आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। टिहरी रियासत की बात करेंगे तो आपने यहाँ पर मेनली जो है वशिष्ठ देखा होगा, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड। उत्तरकाशी में भी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। उत्तरकाशी कुंड की बात करेंगे तो हमारे पास गंगनानी मिलता है, जहाँ पर क्या है, गंधक की मात्रा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास 50 है, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया गया। तो ये आपका राजाजी नेशनल पार्क है, 83 में ये बना था, और 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया। कार्बेट की बात करेंगे, कार्बेट नेशनल पार्क की, तो 1936 में बनता है, ये सबको पता है। कभी कभार अगर आ जाता है, कभी क्या आएगा ही, क्योंकि ये सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 1973 में, तो पहला टाइगर रिजर्व आपका यही आपको मिलता है। हमने शायद पिछले एक दो पेपर पहले देखा था कि जो 52वां जो टाइगर रिजर्व है देश का, कोई विषधारी ऐसा कुछ करके मिलता है राजस्थान का, उसको ज़रा रिवीजन करते रहना, फिर उसको जीएस में कभी देखते रहेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि आपने जो है बहुत बार मिलता है कि नंदौर को भी जो है शामिल किया गया है, कहाँ पर, टाइगर रिजर्व में। अभी नहीं किया गया है, वो कहीं पर ऐसे पोस्ट वगैरह मैंने कहीं पर देखा था। तो अभी केवल राज्य में 2 टाइगर रिजर्व हैं, कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी। तो ये था आपके पास इस पेपर का उत्तराखंड हिंदी। जीएस के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।